हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 12th की फिजिक्स के एक और नए लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के एक और नए लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स को भी अपन क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पुराने क्वेश्चन से, जो कि आपको गिवन था होमवर्क के रूप में। ये अपने पास है एक स्क्वायर, इसके कॉर्नर्स पे रखा है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे मान लेते हैं माइनस क्यू, यहाँ पे मान लेते हैं माइनस क्यू। और आपसे पूछा गया था कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो आपको ऐसे ढेर सारे सवाल दिए गए थे, तो लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल लेके समझा देता हूँ कि कैसे करना है। बाकी सवाल जैसे ये सवाल लगेगा, सारे सवाल ऐसे ही लगेंगे, स्टेप टू स्टेप आपको फॉलो करना है और सवाल आपके हो जाने हैं। तो आपको अगर पूछा जाए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ई नेट एट सेंटर, तो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड चारों चार्जेस की वजह से होगी। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड चारों चार्जेस की वजह से होगी। अगर मैं देखूं कि इस चार्ज की वजह से इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को और इस सेंटर के पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें। मिलाने के बाद अगर चार्ज आपका प्लस क्यू है, अगर आपका चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, तो उस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज रहेगी। ये तो हमने सीखा है। यानी अगर जैसे कि अब इसको अलग अलग तोड़ लो, जैसे कि अपने पास चार चार्जेस हैं, तो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ से मान लेते हैं ये आर दूरी है, तो आर दूरी पे सेंटर है, यहाँ से आर दूरी पे क्या है अपना सेंटर है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज रहेगी। और मान लेते हैं ये ई है, क्या है, ई है। तो ई की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, एक पॉइंट की चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई? ऐसे ही अपने पास और एक प्लस क्यू चार्ज है, और इस प्लस क्यू चार्ज से भी आर डिस्टेंस दूरी रहेगी। अगर ये स्क्वायर है तो ये क्या है, स्क्वायर है। तो ये तो हम मान के चलते हैं, फिगर में भले ना दिखे अपने को ये स्क्वायर है, पर हम लोग मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस अगर आर है तो ये डिस्टेंस भी आ रही है, देख भले नहीं रही है। तो यहाँ पे फिर से आप, ये पहला सिस्टम था, दूसरा सिस्टम बनाइए और इसमें भी आप प्लस क्यू ऐसे देखिए, और यहाँ से आर डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट आपको फिर से सी दिख रहा है, और यहाँ पे भी प्लस क्यू की वजह से पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, और जिसके वैल्यू क्या रहेगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप तीसरे चार्ज की वजह से देखो, तो क्या तीसरे चार्ज और सी के बीच की जो दूरी है वो आर रहेगी। हाँ, तीसरे चार्ज और सी के बीच की दूरी जो है वो आर अभी भी रहेगी, लेकिन इस बार ये जो चार्ज है तीसरा वाला वो माइनस में है। मैं आपको बता दूं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, और ये लास्ट वाला क्या है, चौथा है। तो तीसरे चार्ज माइनस क्यू की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज रहेगी। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर रहेगी, जो कि रहेगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। ऐसे आप चौथा कर सकते हो, ऐसे ही आप चौथा करिएगा। ठीक है, अपने पास चार सिस्टम आ गए। अब चारों को ऐड कर लीजिए। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली, आपको कितने वेक्टर्स मिल रहे हैं, चार। कितने मिलेंगे, चार। तो जो चौथा है वो भी सेम केस ही रहेगा, लेकिन मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे एक सी पॉइंट है, सेंटर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? अब ध्यान से देखिए ऐसे सवालों को अब कैसे करना है। ये तो आपको आता है, सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे आर उस चार्ज और सेंटर की उस पॉइंट के बीच की दूरी होती है। ये बात तो क्लियर है ना कि ये भी नहीं आता। अब आगे कैसे करेंगे? आगे करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे, पहले वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे आ जाओ, फिगर में वापस से आ जाओ। पहले वाले चार्ज की वजह से सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, तो आप इस पॉइंट पे ऐसे बना लो। पहले तो लाइन पे ही रहेगी इन दोनों को, तो फिर हम बना देते हैं कि सी से अवे है। दूसरे वाले की वजह से भी सी से अवे है। तीसरे वाले की वजह से चार्ज की तरफ, तीसरे वाले की तरफ से चार्ज की तरफ, मतलब सी की ही ओर, यहाँ पे अलग है, मतलब चार्ज की ओर, चार्ज से अवे, चार्ज की ओर, इसकी वजह से भी चार्ज की ओर। अब ध्यान से देखो, तो जितने भी आपको वेक्टर्स दिख रहे हैं, अब यह वेक्टर का प्रश्न हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होगी। जितने भी आपको ये चार वेक्टर्स दिख रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर रहेगा, उन चारों को ऐड करना है। अगर आप देखो तो सारे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है। तो यानी इस पॉइंट पे जो सी पॉइंट है, यहाँ पे आपको दो वेक्टर्स इस साइड मिल रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड ई है, और दो आपको इस डायरेक्शन मिल रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड ई और ई है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये जनरली ऐड हो जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है वो आपको मिलेगा कुछ ऐसे,
ये जो सिस्टम है वो आपको दिखेगा कुछ ऐसे सी पॉइंट पे। अच्छा, ये एक बात और क्लियर कर देते हैं, ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कैसा है, 90 डिग्री है। क्योंकि अरे यार ये भी बताऊँ क्या मैं, तो यानी ई ये जो है इसको ऐसे और इसको ऐसे मैं बना सकता हूँ। ई प्लस ई 2e हो जाएगा और ई प्लस ई 2e हो जाएगा। अब दो वेक्टर्स हैं, कैसे हैं, फिर से दो वेक्टर्स हैं। अब दोनों का क्या करना है, हमको सम करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे जाएगी, ठीक हो बीचों बीच। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 E2 कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, E1 और E2 के बीच का एंगल है। तो E1 E2 के E1 और E2 तो दोनों सेम है। अब वैल्यू रखिएगा, मुझे तो आता है क्या, E रिजल्टेंट रखूँगा 2 टाइम्स ऑफ 2E कॉस 45। ये मैंने बताया हुआ है, ये हमने सीखा हुआ है, फॉर्मूला होता है, ट्रिक होती है, आप जो भी समझ लो, है ना। ये शॉर्टकट तरीका है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो उनका रिजल्टेंट है वो उनके ठीक बीचों बीच से जाएगा, वो उनके ठीक है बीचों बीच से जाता है। और जो उसका रिजल्टेंट रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2a cos थीटा बाई 2। ये आप निकाल सकते हो या क्या प्रूफ कर सकते हो। ले आते इसको रट लो, या तो प्रूफ करो या तो निकालो, या तो प्रूफ, बात तो सही है ना, निकालो या प्रूफ करो, बात एक ही है। नहीं, या तो आप निकाल सकते हो या प्रूफ कर सकते हो, या सबसे आसान तरीका इसको रट लो, 2a cos थीटा बाई 2। कब अप्लाई करना है, जब दो वेक्टर्स हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और जो रिजल्टेंट है वो उनके ठीक बीचों बीच से जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, दैट्स इट। तो जो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 टाइम्स ऑफ E cos 45। अब बाकी आप करो, अब तो ज्योमेट्री आ गई भाई, फिजिक्स खत्म है, मैंने फिजिक्स पढ़ाने का जिम्मा लिया है। मैंने सॉल्व कर लिया उसको, आंसर कितना आया, जिसका आंसर आया 4√2kq/a², उसका आंसर सही है। बाकी सबका गलत है भैया, देखो कहीं ना कहीं आपने गलती की हुई है, तो आप उस गलती को सुधारें, क्योंकि ये ज्योमेट्री है और क्लास 12 में पहुँच कर आपको ज्योमेट्री नहीं आती है, तो इसमें थोड़ी सी चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। चलिए, तो हम आगे कुछ प्रश्नों को करते हैं। ये सेम प्रश्न है, हम आपने और हमने मिलकर किया था। ये यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है। मैं पूछूं इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी, इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी, ई नेट एट जीरो, ई नेट एट जीरो, ये आपको बताना है कि कहाँ पर जीरो होगी, है ना। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2L है, क्या है 2L है। अब आपसे पूछा गया कि इन दोनों, ये सिस्टम है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी। अगर आप याद करो तो आपको ऐसा प्रश्न कराया गया था, पर हाँ कूलॉम फोर्स में कराया गया था ना, कूलॉम्स लॉ में कराया गया था, नहीं याद आ रहा है। आपसे बोला गया था कि ये सिस्टम है, यहाँ पे आपको एक प्लस क्यू चार्ज दिया जा रहा है, उस प्लस क्यू चार्ज को कहाँ पे रखो ताकि उस पर फोर्स क्या है, जीरो रहे। अब एक बात ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/Q0। अगर आपसे पूछा जाए भैया फोर्स कहाँ पे जीरो होगी, तो इसका मतलब क्या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी, बोलो बोलो। तो ये प्रश्न किया है कि नहीं किया है, तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, मान लेंगे सबसे पहले कैसे करना है, पहले आप देख लो कि अपने पास 3 रीजन्स है, रिपीट टेलीकास्ट है एग्जैक्टली, तो मैं एक ही प्रश्न करा के बाकी आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन, और ये लास्ट अपने पास थर्ड रीजन है। अब आप देखेंगे इस प्लस क्यू वजह से कि इस फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अवे फ्रॉम चार्ज इधर, इसको बोल देते हैं फर्स्ट, इसको बोल देते हैं क्या, इसको बोल देते हैं ए, तो ई ए हो जाएगा अवे। इस रीजन में अवे फ्रॉम चार्ज, ये ई ए है, और थर्ड रीजन में भी अवे फ्रॉम चार्ज, इसको मैं मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा देती है, बिल्कुल मिटा दीजिए, ये बोलने वाला था। तो यहाँ पे भी अवे फ्रॉम चार्ज रहेगा। बात समझ में आती है, पक्की बात। अरे भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से तो रहेगी ना, इन्फिनिट पे जाके जीरो होती है, तो इन्फिनिट थोड़ी ना, 12 ही तो है, 12 के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, इन्फिनिट पे जाके जीरो होगा, इन्फिनिट पे। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ गया, तो ठीक है। अच्छा ऐसे ही प्लस क्यू इस वाले की देख लो, बी पे, बी की वजह से अवे, इधर में ई बी, इधर में ई बी, इधर में ई बी, ऐसे। अब आप देखो जीरो होने के लिए क्या अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट ना तो फर्स्ट में है, ना तो थर्ड में है, सेकंड में है,
और आपको याद हो तो आपको क्वेश्चन कराया गया था कि अगर चार्जेस सेम साइन के हैं तो जो फोर्स है वो कहाँ पे जीरो होती है, बीच में होती है। फोर्स कहाँ पे जीरो होती है, बीच में जीरो होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है भैया, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि जहाँ पे फोर्स जीरो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो कर लो भैया, मान लेते हैं। और कहाँ पे होती है भैया, बीच में, सेकंड रीजन में होगी। कहाँ पे होगी, सेकंड रीजन में होगी। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस हम गए, इस a वाले चार्ज से हम लोग x डिस्टेंस गए, और यहाँ पे हमको मिल गया एक पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी, जब EA और EB आपस में बराबर हों। जब EA और EB आपस में बराबर हों। इफ E net इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स if E net at z is equal to 0 at x, मान लेते हैं एट, इस पॉइंट को क्या बोले, मान लेते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं p, एट p, देन दैट मीन्स एट p इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। समझ में आई बात? खैर, E इज इक्वल टू ए बी होगा कहाँ पे, इस पॉइंट P पर। तो E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू A की वजह से x पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी पर कितना हो जाएगा, के क्यू बाई 2l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू ने के क्यू को कैंसिल किया। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, 2l माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2l माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, 2l माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और x इज इक्वल टू एल, एक्स इज इक्वल टू एल, एक्स इज इक्वल टू एल, यानी p क्या है, p इज द मिड पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। बाकी सवाल जितने भी आपको फोर्स में कराए गए थे वो आप ट्राई कर सकते हो। बस क्या करना है, जहाँ पे हमने क्यू रखा था वहाँ पे आपको 1 कूलम का चार्ज रख देना है, आपका सवाल हो जाएगा। जो भाई रिपीट टेलीकास्ट करने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना, लेक्चर की लेंथ बढ़ेगी है ना, एक लेक्चर एक्स्ट्रा रहेगा और बोर भी मार जाएगा, तो उसको नहीं कराते, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है ना। मुझे आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं है और आपका कोई भरोसा नहीं है। तो अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से 9 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी 9 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने पास एक चार्ज रखा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना है भाई 4q, कितना है 4q। अब आपसे पूछा जाएगा, पहली बात तो आप ये दिमाग में लगाना, आपसे पूछा जाएगा ई नेट जीरो कहाँ पे होगा, आपसे पूछा जाएगा ई नेट कहाँ पे जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा। तो आपसे वो पॉइंट पूछा जा रहा है जहाँ पे आप कोई से चार्ज रख दो, यानी एक कूलम का चार्ज रख दो, आप क्यू नॉट रख दो, तो वहाँ पे वो रेस्ट में रह जाए, उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। तो आपको वो पॉइंट ढूंढना है। तो आपको तो पता है कैसे करना है, दोनों चार्जेस सेम साइन के हैं तो कहाँ रहेगा, बीच में। कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। बीच में कैसे पता करोगे, बीच में देखो सबसे पहले छोटे वाले चार्ज की तरफ रहेगा, छोटे वाले से नज़दीक रहता है ना, यहाँ पे वो आरक्षण लग जाता है, रिजर्वेशन। तो भाई प्लस क्यू के नज़दीक रह गया तो तय हो गया है। तो आप निकाल लेना कि यहाँ से बोल दीजिएगा, यहाँ से एक्स डिस्टेंस गए और यहाँ पे एक पॉइंट पी मिला जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4q है। बात खत्म, सॉल्व हो जाएगा। क्यू निकल गया, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे आपको निकालना है इसका आंसर। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास है प्लस क्यू और है प्लस क्यू के साथ माइनस 9q। क्या है, माइनस 9q। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 8 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी। अब बताना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी। इसको 8 सेंटीमीटर लिया है, माफ़ करिएगा, यहाँ पे प्लस 16q ले लीजिए तो आसान रहेगा आपके लिए। क्या ले लीजिए, प्लस 16q। अब बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़ीरो होगी, बताइए। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, है ना। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ, कमेंट कर दोगे ना।
तो चलिए आप इसको नोट करिए और ट्राई करिए। अब हम बात करने वाले हैं ई वर्सेस एक्स के ग्राफ के ऊपर कि ई वर्सेस एक्स का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है। देखो कभी कभार जो क्वेश्चन है वो इस पर भी पूछ लिए जाते हैं। भाई माइक लगता है बहुत गलत जगह लगा दिया मैंने, बार बार यहाँ पे मेरा मार्कर लग रहा है। 1 मिनट का टाइम दो, अब सही है। तो हमको देखना है ई वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के ऊपर IIT जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे तो लल्लू टाइप के क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे। तो ई वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, तो हमें फॉर्मूला पता है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से अभी बना रहे हैं, अभी सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की वजह से बना रहे हैं, ज़्यादा आपसे टफ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या करने वाले, देखो मैं एडवांस वाला यहाँ पे ग्राफ नहीं करा रहा हूँ, मैं एक जनरल सा ग्राफ बनाने वाला हूँ और एक जनरल तरीके वाले कुछ मतलब आसान वाले ले रहा हूँ, ठीक है। होते देखो यहाँ पे जितने भी ग्राफ पढ़ाऊँगा उससे भी कठिन वाले हैं, पर वो मैं यहाँ पे नहीं कवर करूँगा। तो अब क्या जो ई वर्सेस एक्स का ग्राफ है, अब उसको प्लॉट करेंगे तो आपको पता है कि आपको एक पहले पॉइंट चार्ज की वजह से सिखाना है मुझे। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के कैसे डिपेंड कर रही है, ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² पे, ऐसे डिपेंड कर रही है। तो अगर आपको ऐसा कहीं भी रिलेशन दिखे तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। और ये ग्राफ बनता कैसे है, अगर आपको कहीं भी कोई रिलेशन मिल जाए ऐसे वाला, कैसे वाला, यानी y प्रोपोर्शनल टू 1/x², ऐसे रिलेशन मिल जाए तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। कैसा बनता है, एक बार फिर से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैथमेटिक्स वालों ने पढ़ रखा होगा। तो कैसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, इसको मिटा दें। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, ये y है और ये x है। सेम इसी मेथड से आप ई वर्सेस एक्स का भी ग्राफ बना सकते हो। ये ई है और ये एक्स है, और यहाँ पे इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बन जाता है, ठीक है। क्यों बनता है अब आप सीख भी लेते हैं। पहले तो आप अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनने वाला है, क्यों बनता है अब वो आगे सिखा देता हूँ मैं आपको। ध्यान से देखिए, इधर जो ई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। और आपसे मैं बोलूँ कि अगर r की वैल्यू मैं ले लूँ इन्फानाइट के लगभग, r टेंडिंग टू इन्फानाइट है, तो ई टेंडिंग टू क्या होता है, 0 होता है। अरे आप चुंबक ले लो, है ना, चुंबक। तो चुंबक से कुछ दूर जाने पे आपको लगता है कि वहाँ पे चुंबक लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं कर पा रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है ना, अपनी तरफ थोड़ी नहीं खींच पाता है कि खींच लेता है। सोचो आपके पास में यहाँ पे एक चुंबक ले लो और चुंबक से थोड़ी दूर पे मतलब वहाँ पे, जैसे ये चुंबक है और यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जैसे देखो अब यहाँ पे चुंबक यहाँ पे ले लो और एक चुंबक यहाँ पे है, यहाँ पे, और लोहे की चीज़ यहाँ पे रखी जहाँ पे मेरा मार्कर है, तो क्या खींच लेता है, नहीं, है ना, नहीं अट्रैक्ट कर पाता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो चुंबक के लिए वो जगह इन्फिनाइट हो जाती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, ठीक है। वो रिलेटिव है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जो आर है वो जो इन्फिनाइट है वो एक रिलेटिव टर्म है। इन्फिनाइट कौन सा टर्म है, एक रिलेटिव टर्म है। पहले तो अपने दिमाग में ये डाल लीजिए, ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है कंपेरेटिवली, है ना। अगर आप देख लो डील कर रहे हो मीटर में, तो वो जो नंबर आता है वो किलोमीटर की पावर में आने लगता है ना, वो नंबर जो है किलोमीटर्स में जाता है। अगर आप डील कर रहे हो सेंटीमीटर्स में, तो वो जो नंबर आता है वो मीटर में आने लगता है। तो फिर ये चीज़ें बड़ी होती हैं भाई। 1 मीटर की जगह पे आप 1 सेंटीमीटर को 0 मान लोगे ना, वही चीज़ यहाँ पे है। सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ कि r टेंडिंग टू 0 है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट, बहुत ज़्यादा हो जाती है। r टेंडिंग, अरे आप मैथमेटिक्स वाले समझ पा रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं यहाँ पे रख दूँ ई इज इक्वल टू KQ/r² में, अगर मैं r की वैल्यू, ये स्क्वायर था, अगर r की वैल्यू में 0 पुट कर दूँ तो पहले तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, पर अभी तक आपने सीखा होगा ई की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनाइट आएगी। और इसका उल्टा सोच लो, अगर मैं r की वैल्यू क्या रख दूँ, इन्फिनाइट रख दूँ, तो ई का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगी। तो आपने किया होगा ना, नहीं किया है, नहीं किया है, अरे किया होगा आपने, क्लास 10th में किया होगा, जब आपने वो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u पढ़ा होगा, तभी किया था, है ना। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे हो तो इमेज कहाँ बनाते थे, फोकस पे बनाते थे। नहीं किया है, किया है, भूल जाते हो। तो आप ध्यान से देखो, r टेंडिंग टू 0 कहाँ होगा, ऑरिजिन के पास में। r टेंडिंग टू 0 कहाँ पे होगा, ऑरिजिन के पास में। इसको r कर दूँ, r कर लो, तो r की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, ऑरिजिन के पास में। ऑरिजिन के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी नीचे, इन्फिनाइट, बहुत ज़्यादा ये होता है।
और आर इन्फिनिट कब होगा, बहुत दूर जाने पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। अच्छा ई जीरो कब होगी, जब ई जीरो कब होगी, ई यहाँ पे जीरो है ना, ई यहाँ पे जीरो है। आपको एक यार बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए है ना। अब यहाँ पे देखो एक्स कॉमा वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे मिल रहे हैं, आपको इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं इन्फिनिट कॉमा जीरो, इन्फिनिट कॉमा जीरो, तो एन टेंडिंग टू है, आर टेंडिंग टू इन्फिनिट है तो ई टेंडिंग टू जीरो रहेगा। नहीं समझ पाए, रट लो, क्या कर लो इसको, रट लो। पर यहाँ पे मुझे आपको एक चीज़ और सिखानी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें डायरेक्शन भी मैटर करता है। ये नोट किया था कि नहीं किया था, वीडियो बैक करके आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास तो ये सुविधा है। तो मैं आपको सिखाने क्या वाला हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, वो है वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी मैटर करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। तो हम मानते हैं यहाँ पे भाई ग्राफ में डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा ना, नहीं बताओगे तो गलत हो जाएगा। अभी समझाता हूँ क्यों गलत हो जाता है, ध्यान से देखो। पहले तो यहाँ पे आप देखो कि इस बार हम क्या प्लॉट करने वाले हैं। मान लीजिए आपकी ओरिजिन पे कोई चार्ज रखा है, मान लीजिए प्लस क्यू रखा है, मान लीजिए कौन सा चार्ज रखा है, प्लस क्यू रखा है। इसको थोड़ा छोटा कर लें, यहाँ पे मान लेते हैं ओरिजिन पे कौन सा चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है। अब आप मुझे बताइए इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगी, अवे फ्रॉम चार्ज, मतलब इस डायरेक्शन में, इस साइड रहेगी। भाई दोनों साइड अवे जाएगी नहीं, मान लीजिए मैं प्लस आ जाऊँ तो मेरे से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो अवे रहेगी, मेरे से अवे रहेगी, दूर जाती हुई। तो क्यू की वजह से दूर जाएगी तो क्यू की वजह से इधर भी दूर जाएगी, पास थोड़ी ना आएगी। नहीं समझ पाए भाई, पिछला लेक्चर देखो। अब आप ध्यान से देखो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बननी चाहिए, ऊपर का पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मान लो, इस डायरेक्शन के क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो, तो ये डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, निगेटिव। ये डायरेक्शन मैंने मानी है पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन ऑटोमेटिकली निगेटिव। तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है, और इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, निगेटिव है। डायरेक्शन बताने के लिए प्लस माइनस हमें क्या बताता है, प्लस माइनस हमें बताता है डायरेक्शन। तो यहाँ पे इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है निगेटिव, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि भाई इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहाँ रहेगा, ऊपर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस में आपने ड्रॉ की है, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस पॉजिटिव कहाँ होती है, ऊपर की साइड। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो आपको ऐसे बन जाएगा, रट लो इसको। नहीं समझ में आ रहा तो रट लो भैया, क्या ही दिक्कत है, रटने में क्या जाता है। और यहाँ पे भाई निगेटिव, तो निगेटिव मतलब नीचे, ये जो ग्राफ है वो नीचे ऐसा बन जाएगा। इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ ऐसा ही आपको ग्राफ बनाना है, लेकिन इस बार जो ओरिजिन है उस पर रखा है प्लस क्यू की जगह पे माइनस क्यू चार्ज। कौन सा चार्ज रखा है, माइनस क्यू चार्ज। तो कैसे ग्राफ बनेगा, सिंपल है, ट्राई करो आप, बेसिक से चलो आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया था इस क्वेश्चन में, सबसे पहले देखा कि भैया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो ग्राफ बनाते टाइम सबसे पहले देखो रीजन्स में, ये देखो अपने पास एक फर्स्ट रीजन ये रहा और एक सेकंड रीजन ये रहा। तो आपने देखो जो रीजन आपको मिल रहे हैं जितने भी, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो अगर आप ये माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, टूवर्ड्स दी चार्ज। तो इधर ये फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी और यहाँ पे भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी। अब क्या करना है, आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। तो मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन को क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में है। इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हो जाएगी पॉजिटिव, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट, मतलब चार्ज की तरफ, मतलब मेरी तरफ ऐसे आ रही है। तो यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे तो निगेटिव माना था, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब बताइए वाई एक्सिस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस में क्या है, आर, एक्स एक्सिस में क्या है, आर है। अब इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है निगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप प्लॉट किस में कर रहे हो, वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस निगेटिव कब होता है, नीचे। तो जो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। और इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ऊपर, तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर बन जाता है। बहुत आसान था, है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बन रहा है, क्योंकि जो ई है वो आर पे ऐसे डिपेंड कर रही है। कैसे, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और मैथमेटिक्स में आपको सिखाया गया होगा, समझाया गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो बेसिक मैथमेटिक्स का एक ग्राफ के मैंने 2 लेक्चर बना के रखे हैं, वह जाके आप देख लो,
तो वहाँ पे समझाया गया कि कैसे ग्राफ प्लॉट होता है। क्लास 11th में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, नहीं पढ़ाएगी तो आप उसको जाके देख सकते हो। अब तो मैंने डाल भी दिया है, ठीक है। नहीं डाला तो भाई कहीं और से पढ़ के आ जाओ, क्या दिक्कत है मतलब। तो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के है। तो जिस ऐसे आपको रिलेशन मिले तो उसका भाई ग्राफ यही बनता है। मैथमेटिशियन ने बना के दिखाया तो फिर रट लो, उसमें क्या रटने में क्या जाता है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका आपको क्या प्लॉट करना है, ग्राफ ए वर्सेस एक्स का ग्राफ। कैसे प्लॉट करेंगे, सिंपल है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है, डायरेक्शन। तो इस प्लस की वजह से डायरेक्शन देखो, इस बार अपने पास 3 रीजन्स हैं। कैसे, 3 रीजन्स हैं, ठीक है। तो पहली बात आप ध्यान से देखो, इस चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगी, अवे फ्रॉम चार्ज, इधर। इसकी वजह से इधर। तो पहले तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से इधर इस डायरेक्शन में रहेगी। बात क्लियर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी। इस प्लस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, प्लस क्यू की वजह से इस वाले इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगी, इधर। तो आपने बनाया इसको अवे फ्रॉम चार्ज, इस रीजन में इधर। अब क्या करना है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना है। तो लेट भैया एक डायरेक्शन ये वाली पॉजिटिव है, अगर मैं ऊपर बनाऊँ तो ये वाली डायरेक्शन को मैंने बोला भैया ये पॉजिटिव मैंने डायरेक्शन ले ली है, ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले ली है। तो अब क्या प्लॉट करना है कि देखो कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, और बाकी ये दोनों निगेटिव है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में काफ़ी प्रश्न आ रहा होगा कि क्या इस वाले प्लस क्यू की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। भाई इधर होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। लेकिन प्लस की वजह से तो फिर क्या दिक्कत है, प्लस की वजह से इसलिए क्या ही दिक्कत है। अभी जो बता रहे हैं वो पढ़ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आएगा तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों बन रहा है, ठीक है। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना आप। तो प्लस है तो प्लस मतलब ऊपर जाएगा ग्राफ। तो ग्राफ कौन सा वाला ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ, ऐसे। इधर निगेटिव, निगेटिव मतलब नीचे जाएगा। लेकिन इसको भी रुक जाओ, इसको भी रुक जाओ, समझाना इसको क्यों। इधर निगेटिव है तो निगेटिव मतलब नीचे जाएगा। कौन सा ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला। इधर प्लस है, इधर माइनस की डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखो, इस वाले प्लस क्यू की वजह से अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसके एकदम पास में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगी, इन्फिनिट रहेगी। मतलब इसके एकदम पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिट, लेकिन किस में, पॉजिटिव में। और इसके एकदम पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिट लेकिन निगेटिव में। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे इस पॉजिटिव की वजह से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्फिनिट इस पॉइंट पे है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस पॉइंट पे है निगेटिव में। मानते हो मेरी बात कि नहीं मानते हो, एग्री करते हो ना इस बार। इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इन्फिनिट रहेगी। अब कैसे करते हैं, अगर आप इस चार्ज से दूर जाओ, अगर आप इस चार्ज से दूर जा रहे हो तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है। भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है कि नहीं घटेगी, घटेगी। यानी आप जैसे जैसे एक्स को बढ़ाओगे वैसे वैसे ये जो ग्राफ है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा ऐसे। पर जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो फिर से यहाँ पे आपको निगेटिव मिल रहा है। तो अब इसके ऊपर आ जाओ, ठीक है, ये कर लिया, ये बना लिया। अब इसके ऊपर आ जाओ। अब जैसे जैसे इस चार्ज से आप दूर जाओगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने घटा दी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड घटा दी। अब ध्यान से देखिए, क्या इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, हाँ इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो ग्राफ को प्लस से माइनस जाना है भाई, ग्राफ टूटना नहीं है। मतलब पूरे रीजन में तो भैया जहाँ पे ग्राफ नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्योंकि ग्राफ से तो हम बता रहे कि भैया इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे इस ग्राफ से बताया जा रहा है कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इतनी है। तो इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे इतने रीजन में ग्राफ ही नहीं ड्रॉ किया तो मैं पूछूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बोले भैया यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि ग्राफ ही नहीं बना है। तो ये ग्राफ हमें बता रहा है कि ये ग्राफ हर जगह, इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि इस पूरे रीजन में आर की एक्स की वैल्यू 0 से लेकर, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर, एग्जैक्टली 0 नहीं लेना है तो मतलब छोड़ो मैथमेटिक्स नहीं लिखते हैं, एक्स की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू इन्फिनिट है। तो हर जगह इस पूरे रीजन में, इनके बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आ रही है। वैसे यहाँ पे भी है। अब लेकिन ग्राफ प्लस से माइनस जा रहा है और हर जगह है, तो पहली बात तो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस, मतलब कहीं भी टूटेगा नहीं। पहली बात हमें ये पता चली। दूसरी बात हमें क्या पता चली कि ग्राफ को पॉजिटिव से निगेटिव में जाना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करेगा। अगर ये ग्राफ कहीं पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो हमें क्या पता चल रहा है, अगर ग्राफ कहीं पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, अगर ग्राफ कहीं में भी एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनने वाला है,
चलो ये माफ़ कर दो। अब देखो मेरा ग्राफ थोड़ा सा अनसिमेट्रिक बना है, पर ये जो है ना इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ पे ये ग्राफ कट कर रहा है। ये आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर से समझाऊंगा, ठीक है। और ये है मिड पॉइंट, क्यू से मिड पॉइंट, और आप निकाल भी रहे थे इस प्लस क्यू से इस प्लस क्यू, एक सिस्टम आपको दिया गया था और आप पॉइंट, एक पॉइंट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 बता रहे थे। अब ध्यान से देखो, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है कि नहीं भाई, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहीं ना कहीं तो 0 मिलेगी, और वो बीच में मिल रही थी। अब ये क्वेश्चन किया था, बात समझ में, ऐसे ग्राफ को ऐसे बनाना है। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है, ये मिटा देते हैं और ये भी मिटा देते हैं, तो ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ लें, समझ लिए। अब मैं आपको इसी ग्राफ में बोलूँगा, आपके लिए होमवर्क है, अगर मैं इसी में इस प्लस क्यू की जगह पे मैंने माइनस क्यू रख दूँ, ये प्लस क्यू की जगह पे माइनस क्यू हो, तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो आपको सिंपल है, आपको ट्राई करना है। क्या करना है? ट्राई करना है। अगर नहीं होगा तो आप बताइएगा, तो फिर मैं कभी ना कभी मतलब बता दूंगा, कि बता दिया जाए, बता देते हैं, क्योंकि मेरे लेक्चर भी कोई देखता नहीं है ना। तो मान लें बाद में अगर कोई देखे उखे तो मैं तो, आप तो पूछोगे नहीं अभी जो देख रहा है, क्योंकि देख ही नहीं रहा तो कोई पूछेगा नहीं, और मैं इसको बताना भूल जाऊँ तो बाद में मैं ढूंढें कि कैसे करना है, तो मैं बता देता हूँ तो कैसे करना है। अब इसको मैं मिटा दूँ, इसको भी मिटा दूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मिटा दिया। सिंपल, जैसे ये बना है वैसे ये भी बनेगा, पर मैं बता देता हूँ कि आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो। माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड डायरेक्शन देखो, इस वाले की वजह से इधर, इस वाले की वजह से इधर, इधर और इधर, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव, ये वाली पॉजिटिव, ये वाली निगेटिव और ये वाली पॉजिटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे बनेगी और ये निगेटिव है, इसलिए जो ग्राफ है वो ऐसे नीचे जाएगा। और यहाँ पे ग्राफ कैसे है, यहाँ पे पॉजिटिव में इन्फिनिट है और यहाँ पे नेगेटिव में इन्फिनिट है, तो जो आपका ग्राफ है वो कुछ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे फिर से ये न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। मैंने बोला था भाई अनसिमेट्रिक बन जाती है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है ना, किताबों में होता है, तो यहाँ पे आपने निकाला था, ये एक्जैक्टली मिड पॉइंट पे आता है, तो इसको बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। और ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चार्ज कर दोगे तो वो न्यूट्रल बिहेव करेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। बात एकदम क्लियर है, अब इसको नोट करिए। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ग्राफ में प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करना है? सेम तरीका, पर इस बार थोड़ा सा फास्ट चलने वाले हैं। तो मैं लिख रहा हूँ और आपको समझना है कि क्या मैं सही लिख रहा हूँ। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये भी पॉजिटिव और ये निगेटिव। अगर निगेटिव है तो नीचे, निगेटिव है तो नीचे। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है कि नहीं है? अब आप ध्यान से देखो, इस चार्ज के ऊपर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइट है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एकदम पास में इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट है कि नहीं है? क्या बीच में हर जगह इन्फिनाइट है? क्या बीच में हर जगह इन्फिनाइट है? नहीं है भाई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है क्या भैया? बीच में हर जगह इन्फिनाइट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। तो बीच में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, यानी इस चार्ज से अगर आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी और इस चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। सबने बोला ठीक, तो मैंने भी बोला ठीक। अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, 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 घटा दो। यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, घटा दो। क्या पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी? हाँ रहेगी। तो ये ग्राफ एक कोई मिनिमा लेगा और ऐसे चला जाएगा। भाई ग्राफ यहाँ पे इन्फिनाइट है, यहाँ पे इन्फिनाइट है, बीच में है, बीच में ग्राफ घट रहा है, तो भाई ग्राफ एक मिनिमम वैल्यू लेगा और फिर से मैक्सिमम वैल्यू पहुँच जाएगा। भाई कोई भी चीज़ घट रही है तो ऐसे तो घटेगी। भाई बीच में घट रही है और फिर से एंड पे घटी, सॉरी एंड पे मैक्सिमम है और स्टार्टिंग में मैक्सिमम है, तो बीच में लेकिन घट रही, तो भाई ऐसे तो कुछ बनेगा, कोई वैल्यू ऐसे बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही और एक पॉइंट पे नहीं समझ पा रहे क्या यार? कैसे समझाऊँ मैं इसको? ऐसे समझो, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि मैं नहीं समझा पाऊँगा।